हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे कोई। तो देखो भैया, आज अपन लोग करने वाले हैं डीएनएफ ब्लॉक के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आकर ध्यान देना है। क्लियर है क्या? तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या बोला है, देखो। बोला इन द फॉलोइंग आयंस Mn+3, वेनेडियम+3, क्रोमियम+3, टाइटेनियम+4, और इसके रिलेटेड 4 क्वेश्चन दिया है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि विच आयन हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से कर लेना इस चैप्टर के लिए। तो ध्यान से देखो, आपको पता होगा कि मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है ना। ये सारे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है। और सबके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं, कभी भी लिखना हो तो लिख देना आर्गन 18 4s2 3d, ये सब में कॉमन ही रहेगा, ठीक है ना। अब बताओ 25 है ना, तो ध्यान देना यहाँ पे कितना है 18 18, 18 तो 20, और 20 और 5 कितना हो गया 25। क्लियर है। और मैग्नीज में कितना है +3, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो 2 निकलता है आउटर शेल से, 3 के ऊपर कौन है 4, तो आउटर से निकलेगा। और एक निकलेगा इससे, तो क्या हो गया 3d4। तो आपको पता है डी में कितना रूम होता है 5 रूम होता है, तो 1 2 3 4, तो इसमें 4 अनपेयर्ड है। क्लियर है ना। उसके बाद देखेंगे कौन है मेरा वैनेडियम, साइंस टीचर विनीता विनीता, तो 23 होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो, आर्गन 18 4s2, 18 तो 20, और यहाँ पे हो जाएगा 3d3। वैनेडियम पे चार्ज कितना दिया है +3 दिया है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, 2 निकला 1 निकला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 रूम होता है, तो यहाँ पे 1 और 1 2, ऐसे आप सबको चेक कर लोगे, ठीक है। एक बता ही देता हूँ, क्रोमियम क्योंकि एक्सेप्शन है ना, बोलो। तो देखो, होना चाहिए था क्या, आर्गन 18 4s2, पर यहाँ पे 4s1 होता है। और यहाँ पे जो 3d4 होना चाहिए था, एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो हो जाता है 3d5, ये एक्सेप्शन है क्रोमियम, ठीक है। अब +3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक यहाँ से निकल गया, 2 यहाँ से निकल गया, तो क्या बन गया, क्या बन गया, देखो। तो 3d3 बन गया, 1 2 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रोमियम +3। क्लियर है। और उसके बाद आता है टाइटेनियम, साइंस टीचर टाइटेनियम, +4 है ना इसमें भी, एटॉमिक नंबर 22 होता है, इस पे +4 है, तो आपको पता है ये क्या होगा, आर्गन 18 होगा, 4s2 होगा, 3d2 होगा। क्लियर है ना। अब होगा मेरा 4 4 निकलेगा, तो 2 इससे निकल गया, 2 इससे निकल गया, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ, बोला विच आयन हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आपको देख के ही लग रहा है मैग्नीज +3 होगा, इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीज +3। इज इट क्लियर? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करना है। अब बोला विच आयंस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो, बहुत लोग को डाउट आता है, एक बात बताओ, अगर मैं इस पेन का एजेंट हूं, तो मैं इस पेन किसको बेचूंगा, सामने वाले को। तो जो जिस चीज का एजेंट होता है, वो अपना प्रॉपर्टी सामने वाले पे अप्लाई करता है। क्लियर है क्या? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है सामने वाले का ऑक्सीडेशन और खुद का रिडक्शन। खुद का क्या करना चाहेगा वो, रिडक्शन करना चाहेगा, ठीक है ना। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बोलो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ध्यान से नोटिस करना, देखो यहाँ पे क्या है 3d4 है, क्या है 3d4, और आपको पता है d4 किस में जाना चाहेगा, d5 में जाना चाहेगा, हाफ फिल्ड होना चाहेगा कि नहीं बोलो। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। क्या करेगा, गेन करेगा ना। और जैसे वो गेन किया, कहां चले जाएगा, 3d5 में चले जाएगा, स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए पहले वाले का आंसर मेरा क्या हो जाएगा, पहले वाले का तो मैग्नीज +3 है, और दूसरे वाले का भी क्या हो जाएगा, मैग्नीज +3। क्यों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है सामने वाले का ऑक्सीडेशन, खुद का रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और Mn+3 अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो वो चला जाएगा Mn+2 में, हाँ या ना। और Mn+2 का मतलब क्या हो गया 3d5, और वो स्टेबल हो जाता है। क्लियर है। ओके, अगला क्या बोला है, विच आयन इज कलरलेस। कौन सा आयन कलरलेस है, ये सब बात लिखा करो। कलरलेस मतलब उसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। क्या मैंने ये बात पहले भी आपको बताया है? सुनो एक बात, क्या बोलूं, कहा लिख दूं, यहां लिख दूं। अगर कोई आयन मेरा कलर्ड होता है ना, तो अगर वो कलर्ड है तो गारंटी है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसमें होता है डीडी ट्रांजिशन। कौन सा ट्रांजिशन होता है बोलो, डीडी ट्रांजिशन होता है। और डीडी ट्रांजिशन होने के वजह से आयंस या कंपाउंड या एटम मेरा क्या होता है, कलर्ड होता है, ठीक है। तो मैग्नीज +3 में अनपेयर्ड है, कलर्ड होगा, ये भी कलर्ड होगा, ये भी कलर्ड होगा। पर यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कलरलेस। तो अगले वाले का आंसर मेरा क्या हो जाएगा, टाइटेनियम +4। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। अगला देखो क्या बोला है, ये क्वेश्चन को स्टार मार्क करो, ये आपको बहुत बार काम आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्या बोला है कि
विच आयन इज मोस्ट स्टेबल इन एन एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा, 2 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन। देखो क्या बोला है, विच आयन इज मोस्ट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। पहले तो आंख बंद करके मैं बता देता हूं, आंसर होगा क्रोमियम+3। क्रोमियम+3 बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। पता है ऐसा होता है क्यों, मैं आपको बताता हूं। वैसे तो आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे तो ज्यादा क्लियरिटी आएगा। जब हम लोग क्रोमियम+3 का बात करते हैं, सुनना ध्यान से, ये वाला स्पेशली बहुत जगह पे दिखेगा। जब आप पढ़ोगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सुनो क्या पढ़ोगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो वहां पे आपको बताया जाएगा कि नीचे 3 रूम लेते हैं, इसका नाम होता है T2G, और ऊपर 2 रूम लेते हैं, इसका नाम होता है EG। ठीक है, और क्रोमियम+3 का भी आपने जस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है। क्या होता है, आर्गन 18 4s2 3d सॉरी, ये तो एक्सेप्शन है। तो क्या होगा, 4s1 3d5। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो यहां पे आपको पता चल गया कि मेरा यहाँ पे क्या होता है, 3d3 होता है। तो जब हम लोग फिल करते हैं ना 3d3, तो 1 2 3, तो ये वाला पोर्शन इसमें हाफ फिल्ड हो जाता है, और हाफ फिल्ड होने से इसका स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाता है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, याद रखना, क्रोमियम+3 का बहुत बार पूछा जाएगा, ये होता है T2G3, और EG में कितना इलेक्ट्रॉन है, 0। T2G3 होने के वजह से ये हाफ फिल्ड हो जाता है, और हाफ फिल्ड होने के वजह से इसका स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, ये बात एकदम दिमाग में रखना कि क्रोमियम+3 बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, बिकॉज बिकॉज सुनो, बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड T2G ऑर्बिटल, बिकॉज ऑफ द हाफ फील्ड T2G ऑर्बिटल। क्लियर है क्या? तो आपको मैंने ये क्वेश्चन करा दिया जिसके अंदर 4 क्वेश्चन थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जहां पे एक क्वेश्चन के अंदर एक से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। क्लियर है? चलो मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, ध्यान से देखो। बोला है कि नेम द मेंबर ऑफ द लैंथेनाइड सीरीज विच एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। पहले एक बात बताता हूं मैं, सुनो, ये सब बात सुनने का है। आपको पता होगा कि लैंथेनॉइड जो होता है ना, इसका जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है +3। पूछा गया ये क्वेश्चन बोर्ड में कि लैंथेनाइड का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, तो वो होता है +3। पर कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो +2 में भी जाते हैं, और कुछ एलिमेंट +4 में भी जाते हैं। मतलब लैंथेनाइड 3 टाइप का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, तो पूछा है कि नेम द मेंबर ऑफ द लैंथेनाइड सीरीज व्हिच एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैं आपको बताता हूं, देखो, एक तो होता है मेरा सीरियम। कौन होता है, सीरियम। सीरियम जो है वो +4 में जाता है, और एक मेरा होता है सीटब, तो एक होता है टीबी, ये भी मेरा किस में जाता है, +4 में जाता है। पहले मैं बताता हूं और क्यों जाता है ये भी बताऊंगा। ठीक है, फिर बोला है क्या, एंथोज व्हिच एग्जिबिट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और +2 में कौन जाता है, एक मेरा जाता है यूरोपियम। कौन जाता है, बोलो, यूरोपियम जाता है मेरा किसमें, +2 में जाता है, और एक मेरा जाता है यटरबियम, YB, ये भी जाता है +2 में। पहले तो मैंने आपको बताया, ये नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। सीरियम और टीबी मेरा किसमें जाता है, +4 में, एंड EU एंड YB किसमें जाता है, +2 में। अब बताता हूँ रीजन। देखो, आपको पता होगा कि सीरियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 58। सुनना ध्यान से, अगर आपको हल्का भी डाउट है तो मैं बताऊंगा। ठीक है, पहली बात तो सीरियम अपने आप में एक्सेप्शन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जब आप लैंथेनाइड पढ़ोगे ना, तो वहां पे 3 एक्सेप्शन होता है, याद रखना। कौन कौन एक्सेप्शन होता है, ला, सी, गदगद, ये 3 एक्सेप्शन है। एटॉमिक नंबर 57, एटॉमिक नंबर 58, एटॉमिक नंबर 64, ये 3 एक्सेप्शन है लैंथेनॉइड में। ठीक है, ला, सी, गदगद। अब एक्सेप्शन क्या है ये मैं आपको बताता हूं। ठीक है, लिख लिया होगा ये वाला, ये सब चीज लिख लो एक बार साइड में। अब देखो, मैं पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे बताओ, सिखाया था ना कि इससे पहले कौन सा इनर्ट गैस आता है, तो हीना, नीना और कैटरीना की जीरोक्स। तो यहां पे लिखेंगे क्या, बोलो, जीनॉन 54। क्या हो गया, जीनॉन 54। फिर यहाँ पे होता है क्या, 6s2, और यहाँ पे होता है क्या, 54 to 56, होना चाहिए था क्या, 58। 54 to 56 होना चाहिए था, 2, 54 56 58, पर ये एक्सेप्शन है तो ये नहीं होता है। इसमें एक्चुअल में क्या होता है, जीनॉन 54 6s2। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 4f1, क्या होगा, बोलो, 4f1, और f का एक इलेक्ट्रॉन किस में चल जाता है, d में, तो वो बन जाता है क्या, 5d1। क्या बन जाता है, 5d1। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बताओ सीरियम +4 में क्यों गया, देखो +4 में क्यों गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया किससे,
एस से निकल गया 2 इलेक्ट्रॉन, एक किससे निकल गया, एफ से निकल गया, मतलब पहले डी से निकलेगा वैसे तो, एक डी से निकल गया और एक एफ से निकल गया, चारों इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये क्या बन गया, इनर्ट गैस बन गया। क्या बन गया, इनर्ट गैस से स्टेबिलिटी आ जाता है, इसलिए सीरियम किस में जाना चाहता है, +4 में। सिमिलरली टीबी में किस में जाना चाहता है, +4 में। लिख दूं क्या, टीबी देखो, टीबी क्या है, एटॉमिक नंबर 70, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां लिख रहा हूं, तो होगा क्या, ज़ीनॉन 54, यहाँ पे होगा 6s2, तो 54 और 2 क्या हो गया बोलो, 54 और 2 कितना हो गया, 56 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा, 4f14 कितना आ गया, 70 है ना, टर्बियम। हाँ भाई मैं सोच रहा हूँ, ठीक है भैया। टीबी है ना, टीबी का एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है, टीबी का एटॉमिक नंबर मेरा दिया हुआ है 65 है, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा जीनॉन 54, यहाँ हो जाएगा 6s2, तो 54 और 2 56, 56 है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है, 9 आ गया। अब देखो क्यों जाता है +4 में, तो 2 निकलेगा इससे, 2 निकल गया एस से, और 2 निकलेगा एफ से, तो यहाँ पे हो जाएगा 4f7। और आपको पता है 7 में एफ ऑर्बिटल में तो 7 रूम होता है ना, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड से स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, इसलिए सीई और टीबी किस में जाना चाहता है, +4 में जाना चाहता है। सिमिलरली यूरोपियम में क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखोगे तो आपको दिख जाएगा। सिमिलरली वाईबी भी किस में जाना चाहता है, +2 में जाना चाहता है, ठीक है। तो ये सब नॉलेज का बात है जो आपको पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़े फटाफट से, आगे बढ़े फटाफट से, कोई दिक्कत है तो जल्दी से उतारो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है कि इन द टू टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ द डाइक्रोमेटाइन, आपको पता है डाइक्रोमेट, देखो मैंने पहले से इमेज लिया है, डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर है, ठीक है, मैं आपको बना भी देता हूँ। Cr2O7-2 होता है ना, देखो तरीका सीखो, 2 क्रोमियम है, 2 क्रोमियम रख दो, कितना ऑक्सीजन है, 7 पर, तो बंटवारा तो बराबर का होगा ना, तो 3 और 3 कितना हो गया, 6, एक आ गया बीच में 7, क्लियर है ना। 2 माइनस है, आपको पता है जब जब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो चार्ज क्या आता है, माइनस, तो बाकी सब कैसा बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बना लिया, यहाँ पे एक और एक 2 बॉन्ड हो गया, क्लियर है। अब देखो मैंने क्यों लिया स्ट्रक्चर, आपको समझाने के लिए आया है कि ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला, ये तीनों सेम है, मतलब 6 क्या है, सेम, कितना 160 पिकोमीटर, और ये वाला जो बॉन्ड है ये कितना है, 179, सिमिलरली ये भी कितना होगा, 179। तो मतलब मैं बोल सकता हूं तो 6 का लेंथ सेम है और 2 का लेंथ क्या है अपना, सेम है, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 6 CRO बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट इन लेंथ, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा, क्लियर है। जल्दी से उतारेंगे फटाफट से, चलो भाई क्लियर है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को, आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन, इस इक्वेशन को कंप्लीट करना है, आपको पता है रिएक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, और आपको पता है रिएक्शन ये कौन सा वाला है, डाइक्रोमेट वाला है, तो इसको पहले करने से पहले मैं इसको करके दिखाता हूं क्योंकि इसी से ये बनेगा, क्लियर है। देखो क्या बोला है, यहाँ बोला है Cr2O7-2, यहाँ पे दिया है 14H+, ठीक है, और साथ में दिया है 6 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनता है प्रोडक्ट, ध्यान से देखो। आपको पता है क्रोमियम 2 है, तो क्रोमियम किस में जाना चाहता है, उसका स्टेबल कौन है, +3, तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। अब देखो 7 ऑक्सीजन 14 हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, 7H2O बन जाएगा ना, 7 2 जा 14 हो गया, H2O बन गया, ठीक है। और कुछ दिख रहा है क्या, और कुछ नहीं दिख रहा, देखो। अब चार्ज को बैलेंस करें, क्रोमियम 2, ऑक्सीजन 7, ऑक्सीजन 7, हाइड्रोजन 14, हाइड्रोजन 14, क्लियर। अब चार्ज देखो, यहाँ पे -2 है, 14 1 जा +14, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, 6 1 जा 6, तो क्या होगा, 14 से 8 चला गया, कितना बचा बोलो, 6 बच गया, ठीक है। यहाँ भी चेक करो, 3 2 जा +6, वाटर का चार्ज 0, तो चार्ज भी बैलेंस है, एटम भी बैलेंस है। और ये मेन रिएक्शन है मेरा डाइक्रोमेट का, कि जब डाइक्रोमेट को एसिडिक मीडियम से पास करते हैं तो क्या बन जाता है, 2Cr+3, साथ में 7H2, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन दिया है ना, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, ध्यान देना, ऊपर क्या दिया है, Cr2O7-2, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो पहले H+ लिखा हुआ है H+। अब ध्यान देना, देखो क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे 7 है, वाटर बनने के लिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे 14 करना होगा, देखो यही था ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, Fe+2, क्या दिया है, Fe+2। अब देखो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन था, 6, तो इलेक्ट्रॉन की जगह पे Fe+2 दिया, तो क्या लिख देंगे, 6 Fe+2 लिख देंगे, सिंपल सा बात है। देखो बनता क्या है, 2 क्रोमियम से क्या बनता है, 2 क्रोमियम +3 बनता है, बोलो क्या बनता है, 2 क्रोमियम +3 बन गया। साथ में आपको पता है H और O से क्या बनता है, H2O, कितना है H2O, 7H2O। बस ये बात आपको पता होना चाहिए कि Fe+2 एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe+3 में, और यहाँ पे 6 है तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब बैलेंस करो चार्ज, ठीक है, ऊपर कर दे थोड़ा सा इसको, ध्यान से देखो।
चलो बैलेंस करो चार्ज को फटाफट। क्रोमियम 2, क्रोमियम 2। अब ऑक्सीजन 7, ऑक्सीजन कहाँ गया? ऑक्सीजन 7। हाइड्रोजन 14, हाइड्रोजन 14। आयरन 6, आयरन 6। चार्ज बैलेंस करो। यहाँ -2 है, 14 1 जा +14, प्लस 6 2 जा +12, तो कितना हो गया? 26 से 2 गया, कितना बच गया? 24। बोलो हाँ या ना। यहाँ देखो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 और 6 कितना हो गया? 24। तो एटम भी बैलेंस, चार्ज भी बैलेंस। बस आपको पता होना चाहिए कि एसिडिक मीडियम में कौन किस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे I- होता तो I-I2 में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह से Fe+2 किस में कन्वर्ट हो जाता है? Fe+3 में कन्वर्ट हो जाता है। Sn+2 किस में कन्वर्ट हो जाता है? Sn+4 में कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है? सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है। यही 4 रिएक्शन हमारे सिलेबस में है डाइक्रोमेट के साथ। क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। बहुत है, लिख दो। एग्जाम में आ गया AMAG, गारंटी है, कोई नहीं काट सकता, गारंटी है। इसलिए मैंने इसका आंसर बहुत अच्छे से लिख दिया कि आपको समझा भी दूं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आप एग्जाम में लिख भी दो। 3 क्वेश्चन है। व्हाट इज लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, what is the cause of lanthanide contraction and what are the consequence of lanthanide contraction। तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनो क्या होता है, देखो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है लोग पास पास आ गए, बोलते कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्यों? अट्रैक्शन बढ़ गया। और जब जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो साइज डिक्रीज करता है। क्या करता है? डिक्रीज। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, कि लैंथेनाइट के एलिमेंट का जो साइज डिक्रीज कर जाता है, क्यों करता है वो तो बताऊंगा, अभी बस ये बता रहा हूं कि व्हाट इज लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, कि लैंथेनाइट के एलिमेंट का जो साइज डिक्रीज कर जाता है उसी को बोला जाता है लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्यों करता है आगे देखेंगे। तो वही लिखा है, इट इज द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द एटॉमिक एंड द आयोनिक रेडियस ऑफ द लैंथेनॉइड एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएगा लैंथेनॉइड का, लैंथेनॉइड कहां से कहां तक होता है देखो लिखा हुआ है। वैसे हम लोग लैंथेनम को तो इंक्लूड नहीं करते हैं, बेसिकली ये होता है सीरियम से लेकर लुटेटियम तक होता है, पर लिखने वक्त हम लोग लिख देते हैं कहां से कहां तक? लैंथेनम टू लुटेटियम। ठीक है, तो वही बोला है, इट इज द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द एटॉमिक एंड द आयनिक रेडियस ऑफ द लैंथेनॉइड एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, या मैं बोल सकता हूं कि जैसे जैसे उसका एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएगा। क्लियर है क्या? ओके। अब आता है कॉज। पहले समझो होता क्या है, कि आपको ये बात पता होगा कि लैंथेनॉइड जो होता है इसको बोला जाता है 4f ऑर्बिटल, हाँ या ना? बोला जाता है ना। एक्टिनॉइड को 5f एंड लैंथेनॉइड को 4f। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का फीलिंग होता है वो किस में होगा? 4f ऑर्बिटल में तो होगा। इलेक्ट्रॉन का फीलिंग किस में होगा? 4f ऑर्बिटल में ही होगा। और मैंने आपको पढ़ाया था 4 टाइप के ऑर्बिटल होते हैं, s p d एंड f। सबसे ज्यादा शील्डिंग, रुकावट जो होता है वो किस में होता है? s में। बोलो हाँ या ना। फिर p में, d और f में तो बोलते हैं पुअर शील्डिंग है, रुकावट हुआ ही नहीं, रुकावट नहीं हुआ, खाली खुला मचाए, खाली अट्रैक्शन हुआ। यहाँ पे तो रोका गया, मिलने नहीं दिया गया। तो ठीक है, तो ठीक है, साइज बड़ा रहा, पास पास आते तब ना साइज घटता। तो एस में शील्डिंग बहुत तगड़ा होता है, नहीं मिलने देंगे। पी में थोड़ा कम हुआ, डी और एफ में तो पुअर शील्डिंग होता है, शील्डिंग हुआ नहीं, खाली अट्रैक्शन हो गया। अट्रैक्शन का मतलब होता है जेड इफेक्टिव, और जेड इफेक्टिव को बोला जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोला जाता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो होता क्या है, सुनना ध्यान से, कि जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन को फीलिंग करते हैं 4f ऑर्बिटल में, वहां पे पुअर शील्डिंग होता है। पुअर शील्डिंग होने के वजह से खाली अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन को बोला जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वहां पे इंक्रीज कर जाता है, इसलिए उसका साइज क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है। अब देखो वही मैंने लिखा है, क्या सुनना, एज वी मूव अक्रॉस द लैंथेनॉइड सीरीज न्यूक्लियर चार्ज, यहां आप लिख सकते हो जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव भी लिख सकते हो, या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी लिख सकते हो। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, और न्यूक्लियर चार्ज का मतलब ही होता है अट्रैक्शन। क्या होता है? अट्रैक्शन। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू 4f ऑर्बिटल। वही मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन कहां ऐड होता है? 4f ऑर्बिटल में। अगला पॉइंट, thus 4f orbital have very poor shielding effect, thus the outer electron feel a stronger effective nuclear attraction, खाली attraction हुआ, pulling them closer, और पास आ गए। अगला पॉइंट, this result in gradual shrinkage या gradual decrease of the size across lanthanide। तो 3 पॉइंट में मैंने बना दिया, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट, पहला पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सिक्वेंस क्या है? ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन जिरकोमियम एंड हैफनम। देखो एक बात मैं समझाता हूं पहले तो। अगला क्वेश्चन में ना, यहाँ पे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो। आ जा भाई जल्दी। अरे अच्छा एक और है। अच्छा देखो, ये देख रहे हो पीरियोडिक टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, सुनना। होने क्या वाला है,
आपको पता होगा कि जब हम लोग टॉप से बॉटम में जाते हैं तो साइज इंक्रीज करता है और होता भी है। स्कैंडियम का बात करेंगे, स्कैंडियम से बड़ा होता है येट्रियम, येट्रियम से बड़ा किसका होता है हमारा, अगर मान लो यहाँ पे लैंथेनॉइड है तो यहाँ पे लैंथेनम का बोल देते हैं, बोलो हाँ या ना। ठीक है, बट अगर मैं बोलूं टाइटेनियम, तो टाइटेनियम से बड़ा साइज किसका होगा, जिरकोमियम का। बट जिरकोमियम और हैफनम का साइज अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, सेम, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में फिल होगा, एफ ऑर्बिटल में। एफ में पुअर शील्डिंग होता है, अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो जो साइज बढ़ना चाहिए था वो साइज नहीं बढ़ पाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, याद रखिएगा कि जिरकोमियम हैफनम, नियोबियम टैंटलम, मतलब मेरा 4D और 5D का साइज अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, सेम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फील्ड हुआ, 4f ऑर्बिटल में, और वहां पे क्या होगा, पुअर शील्डिंग। देखो क्या बोला है, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन जिरकोमियम एंड हैफनम हैव ऑलमोस्ट द सेम रेडियाई, रेडियाई उसका क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, दैट्स व्हाई दे शो वेरी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अगला, डिक्रीज इन बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड, तो बेसिसिटी भी कम हो जाता है। ठीक है, तो ये दो मेरा क्या हो गया कॉन्सिक्वेंस, ये हो गया कॉज, ये क्या हो गया डेफिनेशन। एग्जाम में आएगा तो ये दोनों तो जरूर लिखना, क्लियर है क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, ऑन व्हाट ग्राउंड कैन यू से दैट स्कैंडियम इज एन ट्रांजिशन एलिमेंट एंड जिंक इज नॉट। आपको मैंने बताया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। देखो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 21 होता है ना। क्या मैं लिख सकता हूँ आर्गन 80, जो भी सिखाया था, 4s2 18 2 20 तो हो गया, 3d1 है, बोलो हाँ या ना। और आपको पता है डी में क्या होता है, 5 रूम होता है, तो इसमें एक अनपेयर्ड है। और जब जब अनपेयर्ड होगा तभी तो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या, कि स्कैंडियम हैज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट एक्ट एज एन ट्रांजिशन एलिमेंट। वेयर एज जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर्गन 18 4s2 3d10। देखो 3d10 है, 5 रूम होता है, 5 दूनी 10, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए मेरा जिंक आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। कंसेप्ट में क्लियरिटी आ गया होगा। ठीक है, बना को भी आप लिख लोगे कलर। अगला क्या बोला है, डेंसिटी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज क्वाइट हाई। डेंसिटी जो होता है डी ब्लॉक एलिमेंट का बहुत ज्यादा हाई होता है। क्यों होता है, आपको पता होगा कि डेंसिटी जो होता है वो होता है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, बोलो, मास बाय वॉल्यूम होता है। और आपको एक बात पता होगा कि जो मेरा डी ब्लॉक का एलिमेंट है उसका मास क्या होता है, जनरली हाई होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है। और साइज क्या होता है, जनरली कम, मतलब वॉल्यूम जनरली क्या होगा, कम होगा, और मास क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है डेंसिटी भी उसका क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ये सब क्वेश्चन आप बना बना के भी लिख सकते हो, ठीक है ना भाई। तो ऐसे क्वेश्चन सब्जेक्टिव आते हैं, मैंने समझा दिया है। बहुत जल्दी मैं इसके आंसर के पीडीएफ भी आपको भेज दूंगा, तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि लैंथेनाइड का तो मैंने लिख ही दिया था। आओ अगला क्वेश्चन क्या बोला है, कि Cr+2 इज ए स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, पहले समझो। रेड्यूसिंग एजेंट का मतलब खुद का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, बोलो हाँ या ना। और मैंने अभी आपको जस्ट बताया ऑक्सीडेशन का मतलब, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना बात समझा करो। और अभी जस्ट बताया था कि क्रोमियम अगर अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो किसमें चला जाएगा, क्रोमियम+3 में चला जाएगा। और क्रोमियम+3 क्या होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इसके अंदर आपको पता था T2G3 होता है, Eg0 होता है, और इससे यहाँ पे इसको हाफ फील्ड मिल जाता है, और इससे इसका स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए क्रोमियम+3 में जरूर जाना चाहेगा, क्योंकि क्रोमियम+3 बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। और इसका रीजन अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे। ठीक है, बस ये समझ जाना, लिखेंगे कैसे, कि क्रोमियम+2 loses one electron to form chromium+3 which has half filled T2G orbital which leads to stability। उससे स्टेबिलिटी क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अगला, टाइटेनियम+3 इज कलर्ड वेयर इज स्कैंडियम+3 इज कलरलेस। सिंपल सा बात है, अगर कलर्ड है तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो डीडी ट्रांजिशन होगा, और डीडी ट्रांजिशन होगा तो कंपाउंड कलर्ड होगा। स्कैंडियम+3 इज कलरलेस, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। आइए चेक करते हैं, टाइटेनियम+3 है, टाइटेनियम का भी लिखा है, तो साइंस टीचर 22 होता है ना, तो अब तो बार बार क्या ही लिखना है एक चीज को। आर्गन 18 4s2 3d2 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकला तो 2 निकला इससे, 1 निकला इससे, एक अनपेयर्ड बच गया ना, 3d1 है, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, डी ट्रांजिशन होगा और कलर्ड होगा। खुद से चेक करना, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल सोर्स +1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। जब चेक करोगे ना, एक टेबल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वहां चेक करना, कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है जो +1 में भी जाता है और जो +2 में भी जाता है। क्लियर है क्या, कॉपर है वो एलिमेंट। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन आए हुए सीबीएसई में आए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों करना है। मैग्नीज, मैग्नीज तो आपको पता होगा +2 से लेकर +7 तक सब शो करता है।
+2 से लेकर +7 तक। स्कैंडियम सिर्फ +3 शो करता है, जिंक सिर्फ +2 शो करता है, पर यहाँ बोला है ट्रांजिशन मेटल, जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या बोला है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इंटरस्टिशियल कंपाउंड। आपको पता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। कब आया हुआ है? 2020 में आया हुआ है, लॉकडाउन का समय था। ठीक है, तो देखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता क्या है, जब हम लोग मेटल का लैटिस बनाते हैं ना, मान लो मेटल का लैटिस है, ठीक है, ये मेटल का लैटिस है, तो ये जो खाली जगह होता है ना, इसको बोला जाता है इंटरस्टिशियल साइड। क्या बोलते हैं इसको? इंटरस्टिशियल साइड बोला जाता है, या इसको वॉइड भी बोला जाता है। ठीक है, जब इस खाली खाली जगह में ना छोटे छोटे एलिमेंट्स आके बैठ जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, उससे क्या हुआ और ये हार्ड बन गया। क्यों? खाली जगह भी क्या हो गया? फिलअप हो गया। अब जो ये कंपाउंड बनता है छोटे छोटे एलिमेंट्स के आने के बाद से, तो उसको बोला जाता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है, अब क्या बोला है? दे आर केमिकली रिएक्टिव। नहीं, अब तो और रिएक्टिविटी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो भी खाली जगह था वो फिल हो चुका है, तो इसलिए इसको इनर्ट बोला जाता है। तो ये गलत हो गया और यही मेरा फाइनल आंसर है। दे आर वेरी हार्ड। ऑब्वियस सी बात है, खाली जगह फिल हो गया तो हार्ड होता है। हाँ, इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या करता है? मेटेलिक कंडक्टिविटी को रिटेन कर लेता है। ये बिल्कुल सही बात है। एंड दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। होगा ही ना, खाली जगह फिल हो गया, हार्ड हो गया, तो मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा, और इसका रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाता है, तो दे आर इनर्ट। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास है? तो ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा दिया है, खुद से चेक करोगे। और मुझे क्वेश्चन नंबर 10 का कमेंट में इसमें आंसर चाहिए कि सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है। सबका पता है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर भी दिया है, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें, आप इजिली कर सकते हो। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 11 बोला है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2.83 bm इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। तो अपने को पहले तो ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको पता होगा कि मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है ना यार, मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ एन n+2, और इसका यूनिट होता है bm। ठीक है, अब बोला है मैग्नेटिक मोमेंट जो आया है वो आया है 2.83। तो ये पता है, आपको पता होना चाहिए। देखो अगर मैं वैल्यू 1 पुट करता ना, तो 1 + 2 3, 3 × 1 3, तो क्या आता? अंडर रूट ऑफ 3। 4 का क्या होता है? 1 होता है ना, 4 का 2 होता है, तो अंडर रूट 3 का होता है 1.73। ये अप्रोक्सीमेटली डिफाइन किया हुआ है। अगर मैं वैल्यू रखता 2, तो 2 + 2 4, 4 2 जा 8। आपको पता है अंडर रूट ऑफ 9 होता है 3, तो अंडर रूट ऑफ 8 समथिंग 3 से कम, तो कितना आया होगा? 2.83। तो मेरे को यहाँ से ये पता चल गया कि यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। बोलो हाँ या ना? तो पहले ही मैंने दिमाग से कर लिया कि n का वैल्यू यहाँ पे 2 क्यों होगा, कि 2 + 2 4, 4 2 जा 8, 9 का 3 होता है, तो 8 का 3 से थोड़ा कम, तो वैल्यू क्या होगा? 2.83। अब मुझे चेक करना है कि किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है। ठीक है, अब ये कर लोगे कि मैं ही करके दिखाऊं? आओ मैं दिखाता हूं। टाइटेनियम +3, तो आपको पता है टाइटेनियम में क्या होता है? आर्गन 18 4s2 3d2, है ना? ये होता है साइंस टीचर। तो टीचर है, +3 निकालो, तो 2 निकला यहाँ से, 1 निकला यहाँ से, 3d1, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ओके अगला कौन सा चेक करे भैया? निकल, निकल चेक करें, निकल +2 चेक करो। निकल फेकोनी 28 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर्गन 18 4s2 3d8। निकल पे चार्ज क्या है? +2, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, निकल गया। ये आंसर होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है 3d8 है ना, 5 रूम होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर्ड है, और यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसको हम ना स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट भी बोल देते हैं, या मैग्नेटिक मोमेंट भी बोलते हैं, दोनों में से कुछ भी बोल देते हैं। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन क्या बोला है? द स्टेबिलिटी ऑफ द Mn+2 Fe+2 Cr+2 CO+2 इज इन द ऑर्डर। अगर क्रोमियम +3 होता ना, तो सबसे पहले तो क्रोमियम +3 वाला होता। अगर क्रोमियम नहीं है तो मैग्नीज वाला सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है यार कि मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 18 4s2 3d5 होता है ना। अगर +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 3d5 बन जाएगा, और 3d5 मतलब डी में 5 रूम, तो 1 2 3 4 5 हाफ फील्ड हो गया, और हाफ फील्ड से स्टेबिलिटी क्या होता है? बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो मैग्नीज +2 सबसे आगे होगा, और एक लौता एक ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। क्लियर है क्या? तो ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन आप डायरेक्टली देखते हुए कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा 12th में पहुंच गए, बड़ा जल्दी पहुंच गया। ओके अगला क्वेश्चन क्या है? अभी आता है पैसेज वाला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी आपको बहुत देखने को मिलेंगे। क्या बोले है?
कि ब्लू कलर से दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है ना? हाँ, बोला है द ट्रांजिशन एलिमेंट x इज प्लेस्ड इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। फर्स्ट सीरीज मतलब पहला वाला। इट हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। इट इज अ कॉइनेज एलिमेंट। कॉइनेज एलिमेंट किसको बोलते हैं? जिससे पहले जमाने में सिक्का बनता था वो कौन है? कॉपर है, एजी है, एयू है, इसी को बोला जाता है कॉइनेज एलिमेंट। कॉपर, एजी, एयू। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा ग्रुप नंबर क्या है बोलना? ग्रुप नंबर क्या है? ग्रुप नंबर 11 होता है ना ये वाला। ठीक है, चलो 12 होता है मेरा ट्रांजिशन एलिमेंट, 12 को नहीं बोलते हैं, और ये मेरा क्या होता है? 11th होता है। ठीक है, इट हैज अ पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल। कॉपर का पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है। देखो तो ऑप्शन में कौन है? क्रोमियम तो यहाँ दिख ही नहीं रहा। कॉपर लो, लो करने का जरूरत ही नहीं है, सिंपल सा बात है। और कॉपर का बता दूं रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? कॉपर का होता है 0.34, और ये पॉजिटिव वैल्यू होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया है मैंने, जिंक का होता है, और कॉपर का आपको पता होना चाहिए 0.34, और जिंक का कितना होता है? -0.76। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ क्या बोला है? अमंग द फॉलोइंग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट विच आर शोज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। मुझे इस बात का पता है कि मैग्नीज सबसे ज्यादा शो करता है, +2 करता है, +3 करता है, +4 करता है, +5 करता है, +6 करता है, +7। मैग्नीज एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और मैग्नीज का भी हमने जस्ट किया था, क्या होता है? आर्गन 18 4s2 3d5। तो 4s2 3d5 किसमें दिया? देखो तो 4s2 3d3 नहीं होगा, 4s2 3d5, तो ये हो जाएगा आउटर मोस्ट, मतलब जहां पे इनर्ट गैस हम लोग नहीं दिखाते। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताओ, एक कराऊं या दो कराऊं? एक कराऊं या दो कराऊं? दोनों करा दूं? ये तो पॉसिबल नहीं है, एक कर देता हूं। एक क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, हेल्प कर दूंगा। देखो, पहले तो बोला है क्रोमेट, ये CrO4 होता है क्रोमेट। तो क्रोमेट को जब आप डालोगे ना एसिडिक मीडियम में, तो ये बन जाता है डाइक्रोमेट। तो Cr2O7-2, ये डाइक्रोमेट बन जाता है। ठीक है, बैलेंस करोगे, वाटर आएगा, बैलेंस करना है। और मैग्नीज, ये मेरा क्या है? पोटेशियम पर मैग्नेट है, KMnO4। जब ये SO3 में जाएगा तो ये बन जाता है SO4-2 में। ठीक है, और एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है, दोनों का मैंने आपको प्रोडक्ट लिख दिया है। आप इसको बैलेंस करोगे, अगर नहीं बनेगा ना तो आप मेरे को बताना, कमेंट में बोलना नहीं बना, मैं इसके ऑप्शंस, इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे भेज दूंगा। ठीक है, पर आप खुद से ट्राई करो। ठीक है, और अगर नहीं बनता है तो मैं आपको बता दूं, मेरा एक प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में जाना, DNF ब्लॉक का प्लेलिस्ट मैंने डाल रखा है, वहां पे देखना KMnO4 का मैंने एक टॉपिक पढ़ाया है, पूरा KMnO4 का मैंने पूरा टॉपिक पढ़ाया है, वहां पे मैंने दोनों क्वेश्चन कराया है, आप वहां से भी कर सकते हो। ठीक है ना? डाइक्रोमेट समझ में नहीं आया? डाइक्रोमेट और KMnO4 वैसे तो पूरा लेक्चर डाला हुआ है, अब ये दोनों के वीडियोस अच्छे से कर लेना, आपसे दोनों क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर है? तो आज हमने 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से कर लिए हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।